हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक वन शॉट वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि बस डिजीज एब्सेंट है या फिर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। टोटल वेलबींग ज़रूरी है, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली भी। WHO के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। एक सोसाइटी को हम तभी बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है अगर वहाँ पे जो लोग हैं उनकी फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और साथ में उनके इमोशंस, बिहेवियर, सारा कुछ जो इंटरेक्शंस है रिलेटेड टू सेक्स वो सब नॉर्मल है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स प्रिवेंट होते हैं। हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड की इंश्योर होता है कि इंश्योर होगा कि हेल्दी मदर होगी और हेल्दी चाइल्ड होगा आफ्टर डिलीवरी, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी कंट्रोल होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज देखते हैं। इंडिया ने क्या किया? इंडिया सब वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने इनिशिएट किया नेशनल लेवल के एक्शन प्लान्स। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको अब आज की डेट में हम RCH कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था 1951 में, RCH। मेजर स्ट्रैटेजीज क्या थी कि अवेयरनेस बढ़ानी थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस और उनके रिलेटेड चेंजेस के बारे में, सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, STDs, एड्स, इन सब के बारे में भी सबको बताना था। सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर भी बढ़ानी ताकि मिथ्स और मिसकंसेप्शंस दूर हो सकें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और NGOs इन मीडिया इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट ऑल ऑफ दिस। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ और सपोर्ट देना भी ज़रूरी था। हम मेडिकली फैसिलिटीज़ दे सकते थे प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए, पोस्ट नेटल केयर के लिए, कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए, STDs के क्योर, उसके ट्रीटमेंट के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। पर इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल्स एंड मटीरियल सपोर्ट भी चाहिए था। अदर इम्पॉर्टेंट मेजर्स क्या हैं? एजुकेटिंग कपल जो होता है उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर या फिर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड द चाइल्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। अवेयरनेस देनी चाहिए उनको कि कैसे अबाउट द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो क्या होगा। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जैसे रेप, है ना। उसके बाद आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की बात करूं तो ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है। कैसे? उससे हम क्या स्टडी करना चाहते हैं? हम बेसिकली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका एमनियोटिक फ्लूइड हम निकालते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं ताकि ये चेक करने के लिए कि जो बच्चा होने वाला है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं होंगे कोई, तो उससे उसके जीन्स चेक कर लिए जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, उसको निकाल के। पहले इसको ना, अब जब हम ये निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये भी पता चल जाता है सारे DNA में कि XY है, XX है, तो मेल फीमेल भी डिटरमाइन हो सकते हैं। बट पहले क्या हुआ, जब ये तरीका आया तो लोगों ने इसको मिसयूज़ किया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी फीमेल फीटिसाइड कर दिया। फीमेल थी तो मार दिया, मेल था तो रख लिया, है ना। तो अब इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है एमनियोसेंटेसिस को फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। लीगली बैंड है बट ओनली फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। हम करवा सकते हैं बट वो सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेक्स के बारे में नहीं बताते बच्चे के, ताकि फीमेल फीटिसाइड को प्रिवेंट कर सके। इससे हमें क्या क्या पता चल जाता है कि अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, हीमोफीलिया है या नहीं है, सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है। अब RCH प्रोग्राम के आउटकम्स क्या थे? जो MMR है यानी मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब कम हो गया था, यानी मदर की डेथ का रेट और इन्फेंट की डेथ का रेट। और क्या क्या बढ़ गया था? मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज बढ़ गई थी, जो मेडिकली हेल्प मिलकर डिलीवरीज हो रही हैं। पोस्ट नेटल केयर बढ़ गया था, डिटेक्शन और क्योर होना शुरू हो गया STDs का। ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी की इम्प्रूव हुई इस प्रोग्राम की वजह से।
पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई थी ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर इतना बढ़ गया है, डेथ रेट इतनी कम हो गई है, यानी मदर की डेथ भी नहीं हो रही है, इन्फेंट की भी नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली जो रेट था वो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई थी। इंक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर उस एज की थी जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थे। ठीक है, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन ना 1900 के अंदर 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई, यानी 3 टाइम्स हो गई वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 100 सालों के अंदर। उसके बाद अब 2011 में 7.2 बिलियन। अब आप देखो कंटिन्यूसली अगर ऐसे बढ़ती जाएगी तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। इसके बाद है इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1947 यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे सिर्फ 350 मिलियन ही पॉपुलेशन थी। जैसे और 2000 में यानी लगभग 53 ईयर्स के बाद 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, यानी 3 टाइम्स हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, और उसके बाद 2011 यानी 11 साल बाद सिर्फ 0.2 बिलियन बढ़ी, वो भी वैसे तो है ज़्यादा, बट 1.2 बिलियन हो गई। ठीक है, नीड फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है? हाई पॉपुलेशन होगी तो फिर फूड की कमी, शेल्टर की कमी, क्लोथिंग की कमी आएगी। गवर्नमेंट ने इसलिए काफ़ी सीरियस मेजर्स जो हैं वो लिए थे। क्या किया? अब किसी को रोक तो नहीं सकते, अब सबकी मर्जी होती है, तो बट उन्होंने प्रमोट किया स्मॉल फैमिलीज़ को। कैसे प्रमोट किया? उन्होंने स्मॉल फैमिलीज़ को इंसेंटिव्स दिए, यानी कुछ फ़ायदे दिए कि हाँ अगर आपके एक बच्चा या 2 बच्चे होंगे तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। मास मीडिया ने स्लोगन्स दिए, हम दो हमारे दो जैसे। और जो मैरिज की एज थी उसको भी इंक्रीज कर दिया, फीमेल्स के लिए 18 कर दी, मेल्स के लिए 21 कर दी। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी बर्थ कंट्रोल के बारे में। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होता है? जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो हर जगह पे, इफ़ेक्टिव हो और रिवर्सिबल भी हो, मिनिमल हो और कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो, शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्शुअल डिज़ायर और एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। पहला आता है नेचुरल मेथड्स, जिसके अंदर हम नेचुरली अवॉइड करते हैं कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग ना हो पाए। पहला आता है पीरियोडिक एब्सिडेंस, यानी उस टाइम पे कोइटस नहीं करना चाहिए जो फर्टाइल विंडो होती है फीमेल की, विच इज़ डे 10 टू डे 17। देन विड्रोल कोइटस इंटरप्टस होता है, जिसमें मेल जो है पेनिस को विड्रॉ कर देता है जस्ट बिफोर एजैक्यूलेशन, जिससे स्पर्म और ओवम मीट नहीं करते हैं। देन है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसके अंदर वी नो जब इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड होता है उस टाइम पे कोई ओव्यूलेशन नहीं होती। ये 6 मंथ्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ तो इफेक्टिव होता है, पर इसका फेलियर रेट भी हाई होता है। इस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होती, इसलिए इस टाइम पर कोइटस करना सेफ होता है। देन आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड की बात करें तो बैरियर मेथड ये नेचुरल नहीं है, यहाँ पे ये बैरियर मेथड डिफरेंट आ जाता है। इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट बना दिया जाता है ओवम और स्पर्म में, ये हाईली इफेक्टिव होते हैं। पहला आता है कॉन्डम्स, जिसके अंदर कॉन्डम्स जो हैं वो रबर और लेटेक्स के बने होते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं। एसटीडीज़ और एड्स से भी प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट कर ही रहे हैं और एसटीडीज़ और एड्स से भी ये प्रिवेंट करते हैं। डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। ये आपके दोनों की पिक्चर भी दे रखी है। फिर आते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। ये सर्विक्स फीमेल के अंदर सर्विक्स के ऊपर, यहाँ पे था ना सर्विक्स एंड देन आपकी वेजाइना थी प्रेजेंट, है ना। सर्विक्स और वेजाइना सर्विक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसको प्लेस करते हैं, इसको हम प्लेस करते हैं विद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज, जो स्पर्म्स को के लिए अनसूटेबल बना देती है एनवायरनमेंट अंदर द यूट्रस। तो स्पर्म का अंदर ओवम तक जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। रीयूजेबल होते हैं ये। फिर आईयूडीज़ होते हैं, ये डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अगर हम बात करें नॉन मेडिकेटेड, फॉर एग्जांपल लिपिस लूप। सेकेंड है आपके पास कॉपर, जिसपे कोई मेडिकेशन नहीं लगी होती, जस्ट एक लूप होता है जो कि यूट्रस के अंदर इंसर्ट करा जाता है। फिर कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर को रिलीज करते हैं, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। अब ये कॉपर को रिलीज करते हैं तो स्पर्म का वहाँ पे वैसे ये ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है इससे भी। वैसे तो नॉन मेडिकेटेड भी इफेक्टिव है, बट ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, जिससे स्पर्म की बिल्कुल मोटिलिटी को कम कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग भी बाद में आ गए थे। इसके एक्शंस की बात करूँ तो फेगोसाइटोसिस, यानी स्पर्म को खाने लग जाते हैं, स्पर्म ख़त्म हो जाता है बेसिकली, अंदर जिंदा नहीं रह पाता।
स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं, ऐसी पिल्स जिसके अंदर या तो प्रोजेस्ट्रोन होता है या फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। इसको 21 डेज़ के लिए लेते हैं और फिर 7 डेज़ का गैप देते हैं। इससे ओव्यूलेशन भी नहीं होती और इम्प्लांटेशन भी नहीं होती, और ये सर्वाइकल म्यूकस को बेसिकली ऑल्टर करता है। देन आई आपके पास सहेली। सहेली जो थी वो एक नॉन स्टेरॉयडल पिल थी। ये स्टेरॉयडल थी क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स थे ना, और ये आपको ऐसे 21 डेज़ के रोज़ नहीं लेनी पड़ती थी। दिस वॉज वंस अ वीक पिल थी। इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स थे और ये इंडिया में डेवलप हुई है। नेक्स्ट आया आपके पास इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। इसमें बेसिकली ये भी उसकी तरह ही वर्क करते हैं, बस वो मेडिसिन नहीं, एक बार इम्प्लांट कर दिया तो फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक्शन होता है इसका। इसमें भी प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मोड वही है, सिमिलर टू पिल्स होता है, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। फिर सर्जिकल मेथड्स थे, बट ये जो है ना फर्टाइल नहीं रहता, फिर उसके बाद इंसान स्टेराइल बना देते हैं। परमानेंट मेथड्स हैं ये। सबसे पहला आता है वैसेक्टमी, जो मेल्स में होती है, जिसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। देन ट्यूबेक्टमी, जो कि फीमेल्स में होती है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया जाता है। ये हाईली इफेक्टिव तो हैं, बट इनकी पुअर रिवर्सिबिलिटी है, यानी वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर MTP आता है, विच इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या होता है, इंटेंशनली या वॉलंटरीली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है बिफोर फुल टर्म। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 45 to 50 मिलियन MTPs होती हैं पर ईयर वर्ल्ड वाइड, और 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। लीगलाइजेशन की बात करें तो इंडिया में MTP को लीगल किया गया 1971 के अंदर, ताकि मिसयूज़ ना हो पाए, यानी फीमेल फीटिसाइड ना करें लोग, इसीलिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लगी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो 1971 के अंदर इसको लीगलाइज किया था। MTP की क्यों ज़रूरत पड़ी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, रेप, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इस सब चीज़ों से हो सकती है ना। व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसीज हार्मफुल और फेटल टू मदर या फिर हार्मफुल टू फीटस, जब अगर हमें पता चल जाए कि मदर या फीटस को किसी को फेटल है या फीटस को है ना हार्मफुल है, इसीलिए भी हम MTP करा सकते हैं। सेफ्टी सेफ़र होता है अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर MTP हो रही है तो वो सेफ़ होती है, बट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर काफ़ी रिस्की हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, लीगल MTPs जो हैं वो अनक्वालिफाइड पर्सन्स परफॉर्म करते हैं। लोग जो हैं वो क्वालिफाइड लोगों के पास जाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव भी होता है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इलीगली MTPs को परफॉर्म किया जाता है। मिसयूज़ होता है एमनियो सेंटेंसेस का फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, और फिर फीमेल फीटिसाइड कर देते हैं, जो कि इलीगल होता है। नीड क्या है, हमें नीड क्या है, इसे हम सही कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग, अवेयरनेस और मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सेस देकर। फिर आते हैं हमारे पास STIs या STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ऐसे डिजीज़ या ऐसे इन्फेक्शंस जो कि सेक्शुअल इंटरकोर्स करने की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, होते नहीं हैं, फैलते हैं, तो उनको हम कहते हैं STIs या फिर STDs। इनको हम वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं या फिर RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। कॉमन STIs के नाम हैं, ये भी पेपर में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। पहले बैक्टीरियल देखते हैं, गनोरिया, साइफिलिस और क्लेमाइडिस। वायरल की बात करें, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस B और एड्स। और प्रोटोजोनल में एक ही है, ट्राइकोमोनियासिस। एड्स जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, फेटल है। अगर किसी को एड्स हो जाए तो डेथ जो होती है ना वो श्योर हो जाती है कि डेथ, एड्स की वजह से कभी डेथ नहीं होती है। डेथ हमेशा, एड्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इम्यूनिटी और वीक हो जाती है, एंड आपको जब कोई भी रैंडम सी डिजीज़ हो जाती है उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। एड्स मोस्ट डेंजरस होती है, और HIV इसको कोज करता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर करना, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस भी हो सकता है।
क्योर कैसे होगा? अच्छा, मोस्ट STIs जो है वो सारी क्योरेबल है अगर उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। बट HIV इन्फेक्शन यानी एड्स जो है वो ट्रीटेबल नहीं है। जो HIV इन्फेक्शन है वो क्योरेबल नहीं है, यानी एड्स इज नॉट क्योरेबल बट इट इज़ ट्रीटेबल। हेपेटाइटिस बी भी क्योरेबल नहीं है। जेनाइटल हर्ब्स भी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होती है। सिम्टम्स क्या है इसके? अर्ली सिम्टम्स जो होता है वो काफ़ी माइल्ड होता है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल एरिया। फीमेल्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई सिम्टम्स शो ही ना हो, एसिम्टोमेटिक। इसीलिए जो बीमारी है वो अनडिटेक्टेड रह जाती है काफ़ी लंबे समय की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं अगर अनट्रीटेड रखें हम? तो PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकते हैं, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि फिलोपियन ट्यूब में ही जाके इम्प्लांटेशन होगी, ऐसा कुछ है ना। इम्प्लांटेशन बेसिकली गलत जगह पे हो गई, यूट्रस में नहीं हुई। इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। प्रिवेंशन, इसको हम कैसे कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना चाहिए विद क्वालिफाइड डॉक्टर्स। इंसिडेंस इज हाईएस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स, जो कि रिप्रोडक्टिव विंडो एक्टिव होती है यहाँ पे। STIs जो है वो मेजर थ्रेट हैं टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकी वजह से काफ़ी ख़राब हो सकती है। अब नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस, सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यानी 2 साल तक अगर वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहे हैं एंड देन उनके पास अभी भी कोई चाइल्ड नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कि इनफर्टिलिटी है। अब किस वजह से हो सकती है? फिजिकली भी हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है, डिजीजेस की वजह से, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। इंडिया में फीमेल जो है वो ऑफन ब्लेम्ड होती है कि तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, बट ओफन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेल्स में प्रॉब्लम लाया करे, बट ओफनली जो देखा गया कि प्रॉब्लम्स जो है वो लाए ज़्यादातर मेल्स में करती है। मैनेजमेंट की बात करें तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं, है ना। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए गए हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाए गए हैं जहाँ पे डायग्नोसिस भी होता है और करेक्टिव ट्रीटमेंट भी दी जाती है। ARTs को भी बनाया गया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पे जब नेचुरल करेक्शंस जब पॉसिबल नहीं है तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर होता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर होती है बॉडी के, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्रस में नहीं हो पा रही है, तो फिलोपियन ट्यूब में नहीं हो पा रही है, इसलिए बाहर होती है बॉडी से, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराकर जाइगोट जो बनता है उसको बेसिकली एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइजेशन बाहर और फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर जाइगोट जो है वो अर्ली एम्ब्रियो यानी अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर्स है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फिलोपियन ट्यूब में, और इसको मैं बोल दूंगी जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। बट अगर वो 8 ब्लास्टोम ईयर्स से ऊपर चला गया, मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर्स चला गया, तो हमने देखा था कि फिर वो जाके यूट्रस के अंदर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र होता है। अगर एम्ब्रियो 8 से कम है तो जिफ्ट होगा, फिर अगर 8 से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर IUT किया जाता है वहाँ पे। फिर गिफ्ट क्या होता है? जब ट्रांसफ़र ऑफ द ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू फिलोपियन ट्यूब, यानी अगर जो फीमेल का एग है, ओवम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है? ओवम का ट्रांसफ़र किया जाता है किसी डोनर से लेकर फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ICSI क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, स्पर्म का डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है ओवम के अंदर। ये तब यूज़ होता है जब बहुत ही कम स्पर्म काउंट होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो सीमेन फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर जो भी है उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली इनटू द यूट्रस, इनटू द विजाइना बेसिकली।
जब इसको यूट्रस में करते हैं तो फिर IUI, अगर सीधा वेजाइना में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कह सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं इसके, इसमें काफ़ी हाई प्रिसीजन चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत लिमिटेड सेंटर्स पे अवेलेबल है, हर जने के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसके अंदर इमोशनल, सोशल, रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। और रही बात एडॉप्शन की, एडॉप्शन लीगल है इंडिया में और बेस्ट ऑल्टरनेटिव है फॉर पेरेंटहुड, हेल्प भी करता है ऑर्फन चिल्ड्रंस को। एक बार NCERT की समरी देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब टोटल वेलबींग होता है। इंडिया ने नेशनल प्रोग्राम्स इनिशिएट करे जिसमें उन्होंने इन सब के बारे में अवेयरनेस दी, और मेडिकल फैसिलिटीज़ आई, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, MTP, STIs, बोथ कंट्रोल एंड फर्टिलिटी की, ये सारे कॉम्पोनेंट्स थे, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ RCH प्रोग्राम जो कि 1951 में लॉन्च हुआ था। इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज़ रिजल्टेड इन कम MMR भी कम हो गया, मदर मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अर्ली डिटेक्शन हो गया STIs का, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो थी उसको बर्थ कंट्रोल मेथड से सही करा गया, नेचुरल बैरियर, IUDs, पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड जिसमें वासेक्टमी, ट्यूबेक्टमी थे जो कि इरिवर्सिबल था। MTP को लीगल करा गया 1971 में इंडिया में, बट मिसयूज़ फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन अभी भी इलीगल है। STI जो है वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है अगर उसे अनट्रीटेड रखा गया। इनफर्टिलिटी को हम सही कर सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ। एडॉप्शन जो है वो सोशली एंड लीगली एक्सेप्टेबल है और बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर पेरेंटहुड चाहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।